लोकेश जी चाहते थे कि उनका ड्राइवर ही हमें छोड़ाए, पर पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि ड्राइवर को फिर इतनी दूर वापस आना पड़ता। मयंक के साथ नंदा, माँ, पिताजी और बच्चों को कार में भेज दिया। भावना और मेरे लिए टैक्सी लोकेश जी का ड्राइवर ही ले आया। घर आने तक 10 बज चुके थे। सबका पेट भरा ही था। बच्चे तो कार में ही सो गए थे। बच्चों को कमरे में सुलाकर हम बड़े शादी के बारे में बात करने लगे और काम सोचने लगे कि क्या क्या ज़रूरी है। पिताजी दीपाली दीदी और केशव भैया को भी बताना ज़रूरी है। परसों सुबह शादी पर ना भी आ पाए, पर शाम को आने के लिए कहना ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर पिताजी ने कहा कि मैं भी वही सोच रहा हूँ, सुबह बात करते हैं उनसे। जो मंदिर उन्होंने चुना था वो बिल्कुल सेंटर में था, तो बराबर दूरी थी। माना कि उन्होंने कुछ भी लेने से मना किया है, पर फिर भी कुछ तो देना ही होगा। माँ ने पिताजी को कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम उनकी बराबरी तो करेंगे नहीं। जो बन पड़ेगा वो करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनकी परेशानी समझ रही थी। पिताजी को क्या पता था कि ये सब होगा नहीं, तो वो पूरी तैयारी के साथ आते। पिताजी को गहरी सोच में देख मैंने उन्हें तसल्ली दी। माँ, पिताजी, आप लोग किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। लोकेश जी की अंगूठी लेनी है, मिठाइयाँ, कपड़े और सब कुछ कैसे होगा? माँ को चिंता हो रही थी। मैंने अपनी अलमारी के लॉकर से पैसे निकालकर उनके हाथ में रख दिए। ये लो माँ, कल हम सबसे पहले जाकर मयंक, पिताजी और बच्चों के 2-2 जोड़ी कपड़े लेने जा रहे हैं। लोकेश जी को आने को कहेंगे, जो अंगूठी उनको पसंद होगी वो ले लेंगे। फल मिठाइयों का ऑर्डर दे देंगे जहाँ से उनको पसंद होगी। नंदा, माँ, मेरे और भावना के लिए हमारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर दीदी, आपकी शादी की साड़ी या लहंगा तो लेना ही चाहिए ना। भावना, सब हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, बस खुश रहिए। पिताजी मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्या देख रहे हैं? देखा आध्या की माँ कितनी समझदार है हमारी बिटिया। हाँ राजू के पिताजी, आप सही कह रहे हैं। आध्या ने अकेले बहुत मेहनत की है। बस मुझे एक बात की चिंता खाए जा रही है कि आगे भी बच्चे न होने की वजह से हमारी बेटी को फिर से दुख न झेलने पड़े। हमने उनसे आध्या की इस कमी पर बात भी नहीं की, तो मन में डर समाया हुआ है। पिताजी माँ की बात सुनकर कुछ देर चुप बैठे रहे। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव आ जा रहे थे। माँ भी कुछ बोलते बोलते रुक गई, उनके चेहरे पर बढ़ते तनाव और बदलते भाव देखकर। माँ अच्छे से जानती है कि ऐसे समय उनके सामने खड़े रहना ठीक नहीं, इसलिए वो रसोई में जाने लगी। आध्या की माँ तो आज तक आध्या और भावना की माँ नहीं बन पाई, बस मयंक की माँ ही बनी है और बनी रहना चाहती है। ऐसा लगता है कि लड़कियों को तू बाहर सड़क से उठाकर लाई है, तभी हमेशा तू उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करती रही और उनको दबाती रही। तेरे लिए लड़के हमेशा सही काम करते हैं और लड़कियां गलत ही करती हैं। किस गलतफहमी की शिकार है तू? माँ पिताजी की बात सुनकर चुप रह गई। भावना ने भी बच्चों के पास जाना ही ठीक समझा और मयंक, वो पिताजी को देख रहा था। मैंने ऐसा कुछ तो कहा नहीं जो आप मुझे इतना कुछ कह रहे हैं। माँ हूँ तो चिंता होती है कि कहीं फिर बेटी का घर भगवान न करे टूट जाए। तुझे पता है इसने हमें पिछली बार अपना दुख क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये अपनी माँ को अच्छे से जानती है और उसके ताने देने की आदत भी वो बचपन से देखती आ रही है। तुझे पता चलता तो तू उसकी तकलीफ बाद में बांटती, पर ताने देने में सबसे आगे रह होती। ये यकीन मुझे आज हो गया है। पिताजी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? माँ तो अपनी बात कह रही थी। मैंने पिताजी को चुप होने को कहा, वो तो चुप हो गए, पर माँ का रोना चालू हो गया। माँ को रोता छोड़ पिताजी कमरे में सोने चले गए। मैं और मयंक माँ को चुप कराने लगे। माँ, आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था जो आपने कहा। हमें खुश होना चाहिए कि दीदी को लोकेश जीजा जी जैसे इंसान और इतना अच्छा परिवार मिल रहा है।
बच्चे तो गोद भी लिए जा सकते हैं, फिर ये आगे की बात है। बेवजह पिताजी का इतना अच्छा मूड खराब कर दिया। मयंक की बात सुनकर माँ उसकी तरफ देखने लगी। अब बाकी बातें हम कल कर लेंगे भाई, बहुत काम करने हैं तुझे कल, चल जाकर सो जा। मैंने उसे कमरे में भेजा और माँ को एक बार फिर आश्वासन दिया कि लोकेश जी को सब पता है, आप चिंता मत करो, अब सब सही होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं उस दिन भी उन्हें सच नहीं बता पाई। मैं सुनहरे सपने देखने के लालच में सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह अफरा तफरी वाली थी। सबसे पहले पिताजी को केशव भैया से बात कराई और उन्हें शादी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए और बोले, हम सब रहेंगे आपके साथ। उसके बाद नरेंद्र जी और दीपाली दीदी से बात की पिताजी ने, तो उन्होंने भी वही कहा जो केशव भैया ने कहा। केशव भैया को चाची जी और विपिन जी को भी डिनर पर साथ लाने को कहा तो वो बोले ठीक है। मीनल दीदी को मैंने खुद ही फ़ोन करके सब बताया। लोकेश जी से होटल का पूछकर डिनर के लिए उन्हें इनवाइट भी कर दिया। मोहिनी के पिताजी से पिताजी ने अलग से बात करके आने को कहा तो उन्होंने भी खुश होकर आने का वादा किया। सुबह का नाश्ता और काम निपटा। मैं पिताजी, भावना और उसके बच्चों को ले मयंक के साथ बाजार चले गए। माँ और नंदा को घर छोड़ दिया। पिताजी और मयंक के लिए सबसे पहले कपड़े लिए, फिर बच्चों के लिए कपड़े और जूते भी ले लिए। आखिर उनकी मौसी की शादी थी तो हक बनता ही था। लोकेश जी को रिंग और कपड़े लेने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि कपड़े वो खरीद लेंगे। अंगूठी लेने के लिए उन्होंने कुछ देर बाद अपनी अंगूठी का साइज और दुकान भी बता दी कि वहाँ से जो पसंद हो ले आना और उन्हें पिताजी का या मेरा रेफरेंस दे देना। दुकान थोड़ी दूर थी, उसे दुकान कहना गलत था, वो एक बड़ा शोरूम था। भावना अपने शैतान बच्चों के साथ अंदर जाने से हिचक रही थी। वो उनको लेकर सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठ गई। बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया था कि खाते हुए कम से कम बिजी तो रहेंगे। हमने अंगूठी पसंद कर ली। सोने की सिंपल सी अंगूठी में 3 डायमंड लगे थे। काउंटर पर पहुँचे तो शायद मालिक ही बैठे थे। उन्हें मैंने बताया कि हम उनके वहाँ से आए हैं। उन्होंने नमस्ते किया और बिल तैयार करने में 10 मिनट लगेंगे कहकर हमारे लिए ठंडा लाने को कह हमें बैठने का इशारा किया। 10-15 मिनट के बाद एक सेल्समैन हाथ में एक पैकेट लेकर आया और बोला, मैडम ये रही आपकी रिंग। मैंने रिंग एक बार फिर देखी और काउंटर की तरफ जाने लगी तो वो बोले, मैडम इस रिंग की पेमेंट साहब ने लेने से मना की है। वो कह रहे हैं कि बंसल जी ने मना किया है। मैं फिर भी उनके पास गई। सर आप इसकी पेमेंट लीजिए प्लीज़। वो बोले, नहीं मैं आपसे नहीं ले सकता, आप उन्हें ही दीजिएगा। पिताजी ने कहा, यहाँ से चलते हैं, घर जाकर उनसे बात कर लेंगे। हम रिंग लेकर आ गए। मिठाइयों के बॉक्स हमें अगले दिन शाम को चाहिए थे तो हमने 51 बॉक्स मिठाई, एक बड़ी थाली ड्राई फ्रूट की बनाने को कहे और एडवांस पकड़ाकर घर आ गए। घर पहुँचे तो पता चला कि बंसल सर के घर से मेरे लिए सुबह पहनने के लिए साड़ी, मेहंदी और गहने आए थे। ये सब सामान देने मम्मी जी की जो केयर टेकर हैं वो आई थी ड्राइवर के साथ। तो माँ ने उन दोनों को शगुन के लिफाफे दिए और उन्हें चाय नाश्ता करवा कर भेजा। साड़ी का ब्लाउज सिला हुआ नहीं था तो अब कौन सिलेगा कुछ घंटों में, सवाल ये बड़ा था। मैंने अपनी अलमारी में ढूंढा कि मैचिंग मिल जाए पर मेरे पास नहीं था। नीचे एक टेलर था साथ वाली बिल्डिंग में। नंदा फटाफट उसके पास पूछने चली गई। उसने डबल पैसे लिए पर रात तक ब्लाउज सील ही दिया। रात का खाना खाने के बाद मैंने ऐसे ही मेहंदी का शगुन कर लिया। दोनों हथेलियों में एक गोल सा टीका बनाकर। नीचे कारीगरों को पता चला तो मैंने उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी पर उससे अगले दिन सबको लंच के लिए 12 बजे तक आने का न्योता दे दिया। मतलब 2 दिन की छुट्टी। सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मयंक और पिताजी डिसाइड कर रहे थे कि परिवार वालों के लिए गिफ्ट न सही पर कुछ तो क्या दिया जाए जिससे हमें भी लगे कि हमने कुछ किया। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम सब करेंगे। कल सुबह देना तो ज़रूरी नहीं है ना, हम शाम को मिलेंगे तब दे देंगे।
दीदी शाम को कैसे सब होगा, मयंक बोला। अरे भाई इतना परेशान मत हो, सब हो जाएगा। पर दीदी आप तो मंदिर से अपने ससुराल चली जाओगी ना। मयंक की बात सुनकर पिताजी बोले। हाँ आध्या ठीक ही तो कह रहा है। पिताजी आप सब लोग मंदिर से केशव भैया के साथ वापस घर आ जाना और मयंक गाड़ी लेकर वहाँ चल पड़ेगा, मुझे पगफेरे के लिए लेने आ जाएगा। फिर शाम को हम सब पहुँच जाएंगे होटल। हाँ ये ठीक रहेगा, नहीं तो हम यहाँ सब नहीं संभाल पाएंगे। माँ हमारी बातें सुनकर परेशान हो गई। तब तक मैं भी परेशान हो गई थी ये सोचकर कि आने जाने में ही सब टाइम निकल जाएगा, तो शॉपिंग कब करेंगे। खैर कुछ तो करेंगे ही। दिमाग प्लानिंग कर रहा था कि कैसे बिना परेशानी के सब हो जाए। शायद उस रात बच्चों के सिवा कोई ठीक से नहीं सोया। मंदिर का टाइम जल्दी का था और हमें शाम की सब तैयारी करके ही जाना था, इसलिए 2-3 घंटे की नींद ले बच्चों के सुबह पहनने के कपड़े और शाम के अलग अलग रखे। पिताजी, मयंक, माँ भावना और नंदा सबके शाम के कपड़े अलग एक सूटकेस तैयार कर लिया था। बच्चों को छोड़ हम सब उठ गए थे और बारी बारी से नहाकर तैयार हो रहे थे। मैं भी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो गई। साड़ी के ऊपर से जो ओढ़ने के लिए दुपट्टा था वो मैंने साथ के लिए रख लिया। बच्चों को नहलाकर पहले दूध पिलाया, फिर उन्हें तैयार कर दिया। दीपाली दीदी का फ़ोन आया कि वो सीधा मंदिर पहुंचने वाले हैं और केशव भैया तो 7:30 बजे ही आ गए। बाकी लोग सीधा आने वाले थे। केशव भैया ने एक पैकेट पिताजी के हाथ में पकड़ा दिया। चाचा जी, भाभी हमारे घर बहू बनकर आई थी, पर वो कब माँ की बेटी बन गई हमें पता नहीं चला। माँ के जाने के बाद इन्होंने हमेशा एक माँ की तरह प्यार और बड़ी बहन की तरह साथ दिया है, ये हम किसी को नहीं समझा सकते। आज मैं और दीपाली उन्हें बहन की तरह विदा करना चाहते हैं, आप मना मत कीजिएगा। केशव भैया, आप दोनों रिश्ते में छोटे हो न, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। मैंने उन्हें समझाना चाहा, पर पिताजी ने कहा कोई बात नहीं आध्या, केशव ने जो बहन भाई का रिश्ता बनाया है वो हमेशा निभाना। फिर मयंक और केशव में कोई फ़र्क नहीं मेरे लिए, कहकर पैकेट रख लिया। हम सभी टाइम से तैयार होकर सबके कपड़ों का सूटकेस भी कार में रख मंदिर की ओर चल दिए। हम टाइम पर मंदिर पहुंच गए और वो लोग हमसे पहले मौजूद थे। मोहिनी दीदी, बच्चे और उनके पापा इधर से पहुँचे और धीरे धीरे दीपाली दीदी और जीजा जी आ गए। हमारी तरफ के सब लोग आ गए थे। मेरी इस खुशी में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, पर मेरी सास नहीं थी, जिन्होंने मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार और इज्जत दी। माँ ने मुझे तलाक लेकर आगे बढ़ने को कहा था, आज उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पिताजी ने दीपाली दीदी और केशव भैया के परिवार से बिल्कुल सहजता से परिचय कराया। मोहिनी के पिताजी से परिचय कराते हुए पिताजी ने कहा, भाई साहब ये वैसे तो हमारे समधी हैं, पर आध्या का एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं, तभी हमारी बेटी इस शहर में आराम से है। लोकेश जी और उनके पिताजी सबसे बड़े प्यार से मिल रहे थे। उनके दोनों भाई अभी तक पहुँचे नहीं थे, तो लोकेश जी बार बार फ़ोन कर रहे थे। लोकेश की मम्मी जी व्हीलचेयर पर बैठी थी, सब इंतज़ार कर रहे थे, पर शायद वो लोग घर से निकले ही नहीं थे। तभी लोकेश जी ने कहा, उन्हें आप लोग अब शाम को सीधा होटल ही पहुंच जाना, कहकर फ़ोन रख दिया। बंसल सर ने उनकी तरफ देखा। पापा, वो लोग कल रात को कहीं बाहर गए हुए थे, तो देर से लौटे होंगे, तो अभी तैयार हो रहे थे, वो शाम को मिल लेंगे सबसे। दोनों भाइयों के पास समय पर न आने की अपनी वजह थी। लोकेश जी पंडित जी से बोले, चलिए पंडित जी शुरू कीजिए, जिनकी शादी होनी है वो यहाँ है ही, और जिनके आशीर्वाद की ज़रूरत है वो लोग भी हैं। बंसल सर पिताजी के सामने थोड़े असहज हो रहे थे, पर पिताजी ने माहौल को संभाल लिया। थोड़ी अटपटी तो थी ये बात, पर शायद वो लोग काफ़ी समय से अलग रह रहे थे, तो इतना आपसी प्यार भी न हो, तभी लोकेश जी ने उन्हें शाम को ही आने को कहा होगा। मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी, और पंडित जी जो कहते जा रहे थे हम करते जा रहे थे। जयमाला के बाद फेरे और फेरों के 7 वचन, और उसके बाद अंगूठी से मांग में सिंदूर भरा जाना।
सब कुछ इतनी तेजी से होता चला जा रहा था कि मैं बस उन्हीं रस्मों में खो गई। गले में लोकेश जी के नाम का मंगलसूत्र पहनाया जा चुका था। हमारी शादी हो गई। हम दोनों ने पहले पंडित जी का, फिर सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर हम बाहर आ गए। बच्चों को नंदा संभाल रही थी। सब शगुन देने लगे तो लोकेश जी ने मना कर दिया। मैं आप सबसे मिलने जब आपके घर आऊँगा तब जो भी दे देंगे ले लूँगा, पर आज बस शुभकामनाएं और आशीर्वाद दीजिए हम दोनों को, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई कुछ नहीं कह पाया। अब आगे क्या और कैसे करना है, पिताजी लोकेश जी के पापा से बात कर रहे थे। हम दोनों बंधे थे गठबंधन में, तो हम लोग दोनों माँ के पास खड़े थे। लोकेश जी अब आगे कैसे जाना है? हम सब लोग सीधा होटल जाएंगे। माँ बार बार बाहर नहीं आ जा सकती और फिर पूरा दिन तो आने जाने में निकल जाएगा। सब बहुत थक जाएंगे। मैंने 4 कमरे उसी होटल में बुक करा दिए हैं। हमारा सारा सामान कारों में ही है, तो हम सब चलते हैं। लोकेश जी के पापा भी सबको यही बात कह रहे थे। केशव भैया और दीपाली दीदी की फैमिली शाम को समय पर पहुंचने का वादा करके चले गए और पिताजी ने मोहिनी के पापा को विपिन जी और चाची जी को भी जरूर लाएं कहकर भेजा। मैं भी तो रात को यही सोचकर सोई थी कि मयंक को बोलूँगी कि 2 कमरे बुक करा लेगा, तभी तो सब कुछ पैक कर लिया था। मैं और लोकेश जी एक तरह से सोचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये सोचकर। मैं और लोकेश जी एक कार में, दूसरी कार में लोकेश जी के पेरेंट्स और केयर टेकर, एक कार में मयंक, भावना और बच्चे लेकर निकला और एक कार पिताजी और माँ को लेकर चल दी। होटल ज़्यादा दूर नहीं था। वैसे तो डोली घर पर जानी चाहिए थी और रस्मों के बाद ही गठबंधन वाली ओढ़नी और पगड़ी को निकाल सकते हैं, पर ये रस्म भी मेरी सास ने वहीं करवा ली। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।